हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। डीपीएसपी आर्टिकल्स 36 से 51 तक हैं, जो पार्ट 4 में आते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो स्टेट और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है स्टेट पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, यानी स्टेट को कुछ करना होता है। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन से अलग हैं, जिसमें स्टेट को कुछ करने से मना किया जाता है, जैसे आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन मना है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, जबकि डीपीएसपी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। डीपीएसपी को कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। नॉन जस्टिशिएबिलिटी ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी के प्रोविजंस कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है कि अगर स्टेट डीपीएसपी में दिए गए राइट्स फुलफिल नहीं करता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये समझा कि स्टेट के पास तुरंत रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए डीपीएसपी को एनफोर्स करना मुश्किल है, लेकिन स्टेट को कोशिश करनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, जो आर्टिकल 12 के डेफिनेशन के बराबर है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज सब आते हैं। ये डेफिनेशन डीपीएसपी के लिए भी लागू होती है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी आर्टिकल 38 से शुरू होता है। आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट को लोगों की वेलफेयर प्रमोट करनी चाहिए और इनइक्वालिटीज को कम करना चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट बनाने का गोल है। 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38 में इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का क्लॉज ऐड किया था। आर्टिकल 39 एंड इट्स क्लॉजेज। आर्टिकल 39 में टोटल 6 क्लॉजेज हैं, A, B, C, D, E, F। इन्हें याद रखने के लिए LDC PHC फॉर्मूला यूज करते हैं। L, livelihood, D, distribution of material resources, C, concentration of wealth को prevent करना, P, pay equal for equal work, H, health of workers, C, children के development के लिए facilities। ये सब क्लॉजेस स्टेट को सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देने के लिए हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 39 क्लॉजेस। जब इंडिपेंडेंस मिली, लैंडलॉर्ड्स के पास ज्यादा जमीन थी, जिसे गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ लोग जैसे गोलकनाथ और केशवानंदा भारती ने कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 39B और 39C फंडामेंटल राइट से ऊपर हैं। ये क्लॉजेस वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन रोकने और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करते हैं। अदर इम्पोर्टेंट क्लॉजेस ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 39A गरीबों को फ्री लीगल एड देने की बात करता है। आर्टिकल 40 पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात करता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस देता है। आर्टिकल 42 जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के लिए है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज सिक्योर करने की बात करता है। आर्टिकल 43A वर्कर्स को इंडस्ट्री मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अदर प्रोविजंस। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करने को कहा गया है, जो गोवा और उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट किया है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में है, जो 86th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 21A में चला गया। आर्टिकल 46 SC, ST और वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल केयर देता है। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन बढ़ाने और इंटॉक्सिकेंट्स कम करने की बात करता है। एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन। आर्टिकल 48 और 48A एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक तरीके से प्रमोट करने के लिए है। आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, जैसे ताजमहल और रेड फोर्ट। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स का जिक्र करता है, जो इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस और नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की बात करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: सोशलिस्ट डीपीएसपी, वर्कर्स राइट्स, इनइक्वालिटी रिडक्शन; गांधीयन डीपीएसपी, पंचायत्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST, काउ प्रोटेक्शन; और लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल पीस। ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन समझने में मदद करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 97th अमेंडमेंट। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, जिसमें लोग अपना पैसा जोड़कर काम करते हैं। ये प्रोविजन 97th अमेंडमेंट 2011 से ऐड हुआ है।
जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात हो तो 97th अमेंडमेंट याद रखें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 97th अमेंडमेंट। आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वेंचर फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्रमोट करने की बात है। ये प्रोविजन 97th अमेंडमेंट 2011 से ऐड हुआ है। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात हो तो 97th अमेंडमेंट याद रखें। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सोशलिस्ट डीपीएसपी, वर्कर्स राइट्स, इनइक्वालिटी रिडक्शन। गांधीयन डीपीएसपी, पंचायत, अपलिफ्टमेंट ऑफ SC/ST, काउ प्रोटेक्शन। और लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल पीस। ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन समझने में मदद करता है। इम्पोर्टेंट केस फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कौन ऊपर है, इस पर कई केसेस हुए। 1951 में चंपकम दोराइजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट में रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया। 1967 में गोलकनाथ केस में कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने 24 अमेंडमेंट्स करके अपनी पावर दिखाई। 1973 में केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना, जिसमें कहा गया कि कुछ चीजें अमेंड नहीं की जा सकती। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में फाइनली कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों बैलेंस में हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिन एंड एडिशन। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए गए हैं। पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 ड्यूटीज रेकमेंड किए, जिसमें से 5 इंक्लूड किए गए। 42nd अमेंडमेंट 1976 में टोटल 10 ड्यूटीज ऐड किए गए। 86th अमेंडमेंट 2002 में 11th ड्यूटी ऐड हुई। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में हैं। ये ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पर लागू होती हैं, फॉरेनर्स पर नहीं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A। क्लॉज A, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम का सम्मान करना। क्लॉज B, नेशनल स्ट्रगल के आइडियल्स को फॉलो करना। क्लॉज C, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना। क्लॉज D, देश की रक्षा करना और नेशनल सर्विस देना। क्लॉज A, हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करना और विमेन की डिग्निटी का सम्मान करना। क्लॉज F, रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना। क्लॉज G, नेचुरल एनवायरनमेंट और लिविंग क्रीचर्स के प्रति कंपैशन दिखाना। क्लॉज H, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखना। क्लॉज I, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना और हिंसा से बचना। क्लॉज J, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करना। क्लॉज K, गार्जियंस की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दें। नॉन जस्टिशिएबिलिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन सूटेबल लेजिस्लेशन के थ्रू एनफोर्स किए जा सकते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी एंड लीगल प्रोविजंस। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए जो फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने में मदद करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, जिसमें नेशनल एंथम या फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट पर पनिशमेंट है। अदर रेलेवेंट एक्ट्स। UAPA 1967 के थ्रू एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने का प्रयास होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एनिमल्स की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट लॉज हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। SSC प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।